नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर 10 होगा, जिसमें कि हम माल्थस मॉडल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए। तो ये इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो इसको सही से समझ लीजिए, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में। ठीक है। सो हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं कि जो ये माल्थस का व्यू है, सबसे पहले माल्थस व्यू और माल्थस की थियरी है उसको डिस्कशन करेंगे। और ये जो ओवर पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कंसेप्ट हैं, ये लेक्चर 9 में डिस्कस हो चुके हैं। सो हम सीधे सीधे माल्थस को डिस्कस करते हैं। माल्थस ने क्या कहा था, हाँ, इनकी थियरी क्या थी। ठीक है। सो चलिए देखते हैं माल्थस के व्यू को। सो ये माल्थस जो है, ये जो थियरी दिए थे पॉपुलेशन की, वन ऑफ द अर्लियर नोन थियरी थी, या वेल नोन थियरी थी पॉपुलेशन की, और ओल्डेस्ट भी थी। ठीक है। इनका पूरा नाम था माल्थस रॉबर्ट, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे एक तरह से ये। और इन्होंने ये जो थियरी थी, इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1798 में, ऐसे अन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे एक ऐसे लिखा था। तो ये पूछ सकता है कि जो माल्थस की थियरी थी वो कहाँ से ली गई है, उस बुक का नाम बताइए, ऐसे ऐसे का नाम बताइए। तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थी। तो उसमें इन्होंने कुछ पार्ट को 1803 में मॉडिफाई भी किया था। लेकिन जो ये पॉपुलेशन की थियरी थी माल्थस की, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में से ही ली गई है। ठीक है। और उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, जो जो थियरी है, उन्होंने जो ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड इस थियरी के बारे में क्या बोला था वो यहाँ पे है। ठीक है। और इसका मैं मीनिंग भी समझाऊंगा। कि पहले देखते हैं उन्होंने कहा क्या था, उनके ही वर्ड में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। कि बाय नेचर ह्यूमन फूड इंक्रीज इन ए स्लो अरिथमेटिक रेशियो। ठीक है, क्या है? फूड इंक्रीज इन स्लो अरिथमेटिक रेशियो। पहली चीज तो हो गई कि फूड, उन्होंने के फूड के बारे में डिस्कशन किया, और वो किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है? अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक रेशियो। अरिथमेटिक रेशियो में फूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद है कि अरिथमेटिक रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या है कि मैन हिमसेल्फ इंक्रीज इन ए क्विक ज्योमेट्रिकल रेशियो। मैन हिमसेल्फ इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल रेशियो। ज्योमेट्रिकल रेशियो यानी कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन, 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 जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ज्योमेट्रिकल रेशियो में। ठीक है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ज्योमेट्रिकल रेशियो में। GR उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ज्योमेट्रिकल रेशियो में। और जो फूड है वो कैसे बढ़ रहा है? अरिथमेटिक में, AR में, अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है। फूड जो है अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ रहा है। उन्होंने ये दो बात बोली, या यही दोनों बातें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि जो फूड है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ रही हैं, और जो जनसंख्या है इंसान की, वो ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ रही है। अरिथमेटिक रेशियो क्या होता है, ज्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। पहले ये दो बातें याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि रेशियो अनलेस वांट एंड वाइज स्टॉप हिम द, फिर क्या है कि द पॉपुलेशन, the increase in numbers is necessarily limited by means of subsistence. Population invariably increase when the merge means of subsistence increases unless prevented by the powerful and obvious checks. एक्चुअली में इन्होंने जो पॉपुलेशन इंक्रीज की बात की, कि उसको रोकने के लिए जो कोई ऐसा जो चेक्स आएगा, ठीक है, ऑब्वियस कोई चेक्स आएगा, पावरफुल चेक्स आएगा प्रिवेंट करने के लिए। अनलेस ऐसा कोई पावरफुल चेक्स नहीं आएगा, तो वो जनसंख्या बढ़ती रहेगी ओवरऑल। पूरा इन्होंने ये कहा था इसमें। ठीक है। सो हमको दो बातें पता चली, कि उन्होंने कहा कि जो फूड है, वो जो फूड है, फूड फूड क्या होगा, फूड कैसे बढ़ रहा है? अरिथमेटिक अरिथमेटिक रेशियो से। और पॉपुलेशन क्या है?
पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक रेशियो से, पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्योमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। सो और अरिथमेटिक रेशियो और ज्योमेट्रिक रेशियो क्या होती है, अब उसको हम देख लेते हैं। अरिथमेटिक रेशियो क्या होती है, अरिथमेटिक रेशियो होती है, अरिथमेटिक रेशियो के बारे में देखते हैं, अरिथमेटिक रेशियो, ठीक है। अरिथमेटिक रेशियो के बारे में देखते हैं। तो सपोज करिए कोई नंबर हमने स्टार्ट किया 5 से, मान लीजिए स्टार्ट किया, तो 5 के बाद मान लीजिए 10 आया, ठीक। 10 के बाद क्या आएगा, 15 आया, 15 के बाद 20 आया, ठीक। 20 के बाद 25 आया। तो हर एक नंबर क्या कैसे है, इसमें 5 बढ़ रहा है, प्लस 5 हो रहा है, फिर 15 आने में भी प्लस 5 हो रहा है, फिर इसमें आप 20 आने में भी क्या, 20 आने में भी प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। 25 आने में भी क्या हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर जो है, हर अगला नंबर 5 से बढ़ रहा है, ठीक। अब अगला कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या आगे +2 का इंक्रीज हो रहा है हर अगले नंबर में, ठीक है, हर अगले नंबर में +2 का इंक्रीज हो रहा है। तो कोई एक फिक्स रेशियो में अगला नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और तो ये जो होता है ना, इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं एक तरह से, ठीक, जो कि इंक्रीज करता है। तो इस तरह का जो इंक्रीज है ना, हर अगला नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा है, 2 जोड़ने पे इंक्रीज मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक रेशियो। इसमें जैसे 5 जोड़ने पे इंक्रीज हो रहा है, या मान लीजिए अगला नंबर कोई 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दिया 2, अब उसमें फिर अगला नंबर पाने के लिए मान लीजिए 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया, फिर ऐसे है। तो कुल में ये जो नंबर मिलते हैं अगला, ये जो जोड़ होता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो सीरीज बनी ना पूरी 5, 10, 15, 20, 25, या 2, 4, 6, 8, 10, या 1 या 3, फिर 6, फिर 9, ठीक है। इस तरह की जो सीरीज बनी, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। और इसी को और ये क्या, जो 2 है ना, ये रेशियो हो गया अरिथमेटिक की। अगला नंबर पाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो कॉमन नंबर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया, 2, 3, 5, ये सब चीजें हो गई। तो इस तरह का जो सीरीज बनती है ना, इस तरह की जो सीरीज बनती है, इसको अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, और इसी को एक तरह से अरिथमेटिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो तो अब पॉपुलेशन में अगर इस तरह की इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, फूड में केवल फूड इस तरह से बढ़ता है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक रेशियो, यानी कि फूड जो है अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक रेशियो की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक सीरीज की। वही तीनों चीजें एक ही हैं एक तरह से। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज में पॉपुलेशन बढ़ती है। ज्योमेट्रिक सीरीज में पॉपुलेशन बढ़ना, अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज में पॉपुलेशन का बढ़ना, इसका मतलब कि पॉपुलेशन फूड के कंपेयर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, GR भी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक जी रेशियो भी बोल देते हैं। तो ये कैसे बढ़ता है, देखिए ये समझ लीजिए कि 2 है, अगला नंबर हो गया 4, ठीक। अब अगला नंबर क्या होगा, 8, फिर अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, क्या होगा बताइए, 16, ठीक, फिर 32, ठीक, फिर 64, या अब मान लीजिए 5 का लीजिए, 5 अगला नंबर क्या हो गया, 25 हो गया मान लो, फिर 125 हो गया, फिर क्या हो गया, 625 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अगला नंबर पाने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें अगला नंबर पाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब एक और सीरीज ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, फिर 6 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले, 6 ले लिया, फिर 12 ले लिया, फिर क्या ले लिया, 24 ले लिया। इसमें अगला नंबर पाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो सीरीज बन, अब देख लीजिए ना कि ये अब यहीं पे अरिथमेटिक सीरीज होती, तो अब अरिथमेटिक सीरीज होती तो 3 होता, 6 होता, यहाँ पे 9 होता, क्योंकि उसमें 3 का जोड़ हो रहा है। इसमें यहाँ पे क्या होता, 12 होता, हाँ, ठीक है। इस तरह से बढ़ता। अब जैसे कि ये 5 वाला है, तो 5 है, 10 है, 15 है, ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ज्योमेट्रिक है, यानी कि जो इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है वो और तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू फूड। तो ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई, उसके बारे में आपने जाना। और जो फूड है वो कैसे बढ़ रहा है,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी कि पॉपुलेशन के कंपेयर में फूड जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बेसिकली जो है ना, यही मेन माल्थस का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है माल्थस के कंसेप्ट में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी थ्योरी यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपके आ सकती है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिया है। अब इसी के इर्द गिर्द ही माल्थस की थियरी घूमती है। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि माल्थस, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कई चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्या कह रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जाहिर सी बात है, एक्सपोनेंशियल जो जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब या रेशियो में जब बढ़ता है, ज्योमेट्रिक रेशियो या प्रोग्रेशन में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो एक तरह से एक्सपोनेंशियल ही बढ़ती है, क्योंकि 5 के बाद 25, 25 के बाद सीधे 125, इस तरह होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बढ़ती है। सीधे सीधे ये इसका कहने का मतलब ये हो गया, इट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट कंसर्निंग दैट द फूड सप्लाई इंक्रीजेज एट द स्लोअर रेट। तो ये क्या होता है, जो बर्थ रेट है बढ़ती रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो फूड की सप्लाई है वो स्लोअर रेट पे बढ़ती है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर विल बी अ लिमिट एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा, वन टाइम, कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लॉथेज, होम, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि क्या है कि द शॉर्टेज ऑफ फूड आल्सो इंडिकेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है कि अब जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन फूड है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जनसंख्या एक ऐसी स्थिति पर गई कि फूड की कमी होने लगी। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, फूड की शॉर्टेज होने लगी, यानी कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, ये भी इंडिकेट करता है। दिस इंक्रीज is increasing growth, if not checked, can put a strain on economy, the environment, government and the overall infrastructure of various social institutions। आप आज देख ही रहे हो क्या कंडीशन हो जा रही है, जॉब की, इन्वायरमेंट की, पॉपुलेशन कितनी, पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाहिर सी बात है कि बर्डन तो पड़ेगा ही, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, वही बोल रहा है वो। ठीक, तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है या क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है माल्थस थियरी का पॉपुलेशन का, या उसके क्रिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको 4 मेजर क्रिटिकल एलिमेंट में इस थियरी में बांट है, उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या कि फूड सप्लाई, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, लेकिन फूड कैसे ग्रो करता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या अरिथमेटिक रेशियो में ग्रो करता है। ठीक है, तो यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करता है, इसका मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और उस कंपेयर में फूड सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट कैन टर्म आफ्टर फर्स्ट is the result of multiplying the previous term then fix non-zero numbers, this non-zero number is called common ratio। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। 5 है, फिर 10 है, फिर क्या है 50 है। इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 5 और 10 को, तो अगला नंबर क्या मिल गया 50। फिर 10 और इसमें क्या कर दिया 5 का गुणा कर दिया तो 250 मिल गया, 250 में फिर 5 का। तो ये जो कॉमन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, 5 5 तो क्या हो गया, वो 5 क्या है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, एक कॉमन रेशियो होगा। ठीक, तो अब यही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं, वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है, हाँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगली बात क्या है, अगली की कमिंग टू फूड रिसोर्सेज में, फूड रिसोर्सेज की बात हो रही है, वो तो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैं पहले बता चुका हूं। और उसका सीक्वेंस कैसे होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे ये है 3 के बाद 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। तो इसमें क्या है, इसमें अगला नंबर कैसे है, अगला नंबर 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 4 का, यानी कि +4 करने पे अगला, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो कॉमन नंबर आता है ना, जिसको जोड़ने पे अगला टर्म मिलता है, तो उसको क्या, यानी कि मान लीजिए कि 2 टर्म घटाने पे 7 में से 3 घटाए 4 मिल गया, 11 में से 7 घटाए 4, 15 में से 11 माइनस किया तो 4 मिला। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, या आगे वाला टर्म प्राप्त करने के लिए हमें 4 का एडिशन करना पड़ता है, इसको कॉमन डिफरेंस करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, और ज्योमेट्रिक रेशियो में क्या होता है,
कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो फूड कैसे बढ़ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। अब इन दोनों चीजों से उस मॉल्थस ने क्या डिराइव किया कि पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन सप्लाई ऑफ फूड एंड एक्सपोनेंशियल ग्रो पॉपुलेशन ग्रोथ विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो मॉल्थस ने दो तीन चीजें डिराइव की कि भाई पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रही है और वो एज कंपेयर टू फूड से भी ज्यादा तेज बढ़ रही है। और जो फूड कैसे बढ़ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। और जब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। अब उसने जब मॉल्थस ने ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको रोकने के लिए उसने कुछ पॉजिटिव चेक्स की बात की, ठीक है, प्रिवेंटिव चेक्स की बात की। तो ये पूछ सकता है कि माल्थस ने प्रिवेंटिव चेक्स की कौन कौन से प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी, ठीक है। उसने क्या किया, प्रिंसिपल बिहाइंड दिस प्रिवेंटिव चेक इज टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है कि अगर हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो अब या तो बर्थ रेट या तो डेथ रेट, इन दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बर्थ रेट बहुत तेजी से हो रही है लेकिन हमने डेथ रेट को और तेज कर दिया तो पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। या बर्थ रेट को हमने क्या किया, ही बर्थ रेट को ही कंट्रोल कर दिया कि जो पहले बर्थ रेट मान लीजिए कि दुगुना बढ़ रही थी अब उसको हाफ कर दिया तो पॉपुलेशन भी हाफ उससे बढ़ेगी, ठीक है, गति से बढ़ेगी। तो इसी को कहते हैं, इसने क्या किया कि बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव चेक्स लगा दिए। अब प्रिवेंटिव चेक्स अराइजेस फ्रॉम foresight which enables everyone to see distance consequences if it has a large family। जैसे कि large family है तो family has many children, standard of living bound to below। जैसे बहुत बड़े परिवार होंगे या कोई जैसे एक पिता है, एक अगर उस फैमिली में उसके 5 बच्चे हैं और वो 50,000 कमा रहा है और मान लीजिए कोई दूसरा है पिता जो उसके 2 बच्चे हैं वो भी 50,000 ही कमा रहा है। तो इन दोनों फैमिली में क्या हुआ कि अब किसकी लाइफ बेटर होगी, जो लाइफ स्टैंडर्ड किसका बेटर होगा, जिसके 2 बच्चे होंगे जो 50,000 कमा रहा है, न कि जिसके 5 बच्चे होंगे जो 50,000 कमा रहा है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि हमको कुछ ऐसे इंसान के दिमाग में बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन आपके पास बच्चे कम होंगे और आपकी इनकम ठीक होगी तो आप जो अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो यानी कि जो बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल करने की बात करता है कि वो कहता है कि भाई दूर का कंसिक्वेंस होगा, आप ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो इसको आपको दूर में झेलना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि आपके 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे तो इसका रिजल्ट ये पड़ेगा कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, या आपके बच्चे कुछ पसंद करते हैं तो वो चीजें मनचाही चीजें आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, अपनी फैमिली को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कम पॉपुलेशन होगी, कम बच्चे होंगे तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, स्पोर्ट्स हर चीजें दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बात करता है। द ओनली वे एनी वन कैन सपोर्ट अ लार्ज फैमिली वुड थ्रो स्टेनुअस लेबर देन व्हाट ही डज, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ज्यादा फैमिली होगी तो भाई उसको लेबर ज्यादा करना पड़ेगा, उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, तभी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के उसने यही कहा कि प्रिवेंटिव चेक्स में उसने यही कहा। तो उसने क्या कहा कि एक्चुअली में क्या है कि अगर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फैमिली को और आपकी इनकम कम होगी तो आप जो है पॉवर्टी में चले जाएंगे, ठीक है, पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो आप सोचेगा आदमी के यार मैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करूंगा तो पॉवर्टी गरीब हो सकता हूं क्योंकि सभी बच्चों को हमको खिलाना पिलाना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य प्रोवाइड कराना, बहुत चीजें होती है, कपड़ा मकान सब देना है, तो कहां से कर पाऊंगा मैं अगर ज्यादा बच्चे होंगे। तो वो अगर इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो तब भी ज्यादा बच्चे करेगा तो क्या होगा कि उसकी फैमिली पुअर हो सकती है। लेकिन वहीं पे जो कम बच्चे पैदा करेगा उसकी फैमिली एक वेल्दी फैमिली हो सकती है, वो अच्छा अपने फैमिली को लाइफस्टाइल दे सकता है। तो इसीलिए कहा है कि मैन जो इंसान है इन सब चीजों को सोच के वो सेल्फ रेस्ट्रेंट करेगा, खुद को रोकेगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने से, या अपनी शादी को ये सब करके वो सोचेगा कि अभी शादी नहीं करते, जब अच्छी नौकरी पा जाऊंगा तब शादी करूंगा। तो ये चीजें हैं कि वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या तो अपनी शादी को डिले करेगा, मैरिज को डिले करेगा, या वो कम बच्चे पैदा करेगा कि वो नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं पुअर रहूं या मेरी फैमिली पुअर रहे या मैं अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पाऊं, समझ गए। तो उसने जो प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी यही प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी। कुल मिला के प्रिवेंटिव चेक्स यही है, सिंपल सा समझिए कि
जो पॉपुलेशन है उसमें आपको बर्थ रेट को कंट्रोल करना है। प्रिवेंटिव चेक्स में उसको कैसे कंट्रोल करना है कि लोगों किसी तरह जो मैन है अगर वो बर्थ रेट को अपने कम बच्चे पैदा करेगा तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएगा, नहीं तो गरीबी में उसकी फैमिली चली जाएगी। तो इसलिए इंसान जो है अपनी शादी को डिले करेगा या तो कम बच्चे पैदा करेगा, यही प्रिवेंटिव चेक्स है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि पॉजिटिव चेक्स की भी बात की, प्रिवेंटिव चेक्स के अलावा उसने पॉजिटिव चेक्स की बात की। और उस पॉजिटिव चेक्स का बेसिस क्या था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज शॉर्टेंड बाय वेरियस फैक्टर सच एज वारफेयर, डिजीज, फेमाइन। अब आप देख ही रहे हो, आपके समय तो सबसे लाइव एग्जांपल है, हर चीज हो गई, दोनों चीज, वार भी हो गया और डिजीज भी आ गई, ठीक है, फेमाइन भी आ गई। तो सोच लीजिए कि वार आप देख लीजिए यूक्रेन और रसिया के, तो यूक्रेन की पॉपुलेशन पूरा देश छोड़ के भाग गए या लोग मर गए, ठीक है, मैक्सिमम लोग मर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक तो मर रहे हैं और अब युद्ध में उलझे, तो जाहिर सी बात है कि बर्थ रेट तो कम कम होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे उतने। तो क्या हुआ, हमारी जो पॉपुलेशन है कम हो जाएगी। तो इसको ये पॉजिटिव चेक्स हो गया, ये ऑटोमेटिक आ गया, ये इंसान ने खुद नहीं किया कि हम उसने उसने खुद नहीं किया, वार हुई तो बर्थ रेट कम हो गई, यही समझ लीजिए। फिर डिजीज आ गई कोरोना की, आप सोच लीजिए कि कोरोना में कितने लोग मरे हैं, ठीक है, कितनी फैमिली बर्बाद हुई हैं, ठीक है। तो इसी से समझ लिए ये पॉजिटिव चेक्स में आता है। फेमाइन आ गए, कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, हाँ लोग घर के घर छोड़ के भाग गए। अब पहले तो उनको खाने के लिए नहीं है, बेसिक कपड़ा रोटी मकान ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वार को, डिजीज को, सूखाग्रस्त या फेमाइन को क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव चेक्स में आ गया। इसके कारण के ये फैक्टर्स क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं एक लेवल तक, जहां तक कि फूड को, क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई अवेलेबल हो सके। तो मॉल्थस क्या कहता है कि पॉजिटिव चेक्स वुड रिजल्ट इन ए मॉल्थुसियन कैटास्ट्रोफे व्हिच फोर्सेस रिटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन टू ए बेसिक सर्वाइवल। वो सिंपल सा ये कहता है कि जो हमारे मॉल्थस कहता है पॉजिटिव चेक्स हैं वो इस लेवल पे लेके आ जाते हैं कि जहां पे जो फूड की सप्लाई है वो जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए हो जाती है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब माल्थस की एक तो पॉपुलेशन पॉजिटिव चेक्स और एक क्या ये कौन सा चेक था, प्रिवेंटिव चेक्स। इन दोनों के बारे में आप देखा, ये दोनों चेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और माल्थस का बेसिक कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब एक क्वेश्चनिंग ऑफ माल्थस, यानी कि उसका क्रिटिसिज्म क्या था, माल्थस का क्या क्रिटिसिज्म था कि उसको लोगों ने क्रिटिसाइज क्यों किया उस थियरी को, ठीक है। माल्थस की थियरी ने अच्छी थियरी तो बहुत अच्छी थियरी है, इसने सोचा पॉपुलेशन के बारे में, पहली बात इसने एनालाइज किया, लेकिन उसकी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, वो भी है, ये भी पूछ सकता है कि माल्थस की कमियां क्या थी। तो माल्थस की कमियों को कई उसमें क्रिटिसाइज किया गया है, वो हम देखेंगे। पहला क्या है कि माल्थस क्या किया, ग्लूमी फोरकास्ट अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन फॉर फ्यूचर जनरेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पे ही ये बता दिया कि भाई 1700 समथिंग में उसने थियरी दी थी, ठीक है, उसी समय बताया कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो इंसान की जिंदगी कितनी खराब होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, देख लीजिए पॉपुलेशन आज वर्ल्ड की कितनी है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में आज हम इतनी महामारी को झेल तो रहे हैं, लेकिन हमको उससे लड़ने के लिए हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं और हर तरह की फैसिलिटीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो माल्थस यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग था। तो अब उसके कंट्री में क्या हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन नॉट इंक्रीज रैपिडली। अब जैसे माल्थस ने कहा था ना कि पॉपुलेशन हमेशा जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन में ग्रोथ करेगी, लेकिन जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि 10 साल में भी करें या ईयर बाई ईयर करें, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से माल्थस ने बताया था। और प्रोडक्शन ऑफ फूड इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि माल्थस ने जिस समय यह थ्योरी दी थी उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो उसने क्या किया था कि जो फूड प्रोडक्शन था वह उस समय के टेक्नोलॉजी के आधार पर बताया था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम फूड और तेजी रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो माल्थस ने ये सब चीजें नहीं समझ पाया था अपने समय। तो जो लिविंग कंडीशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, आज के समय चाहे कुछ भी पॉपुलेशन बढ़ी है फिर भी इंसान की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई है। तो माल्थस यहाँ पे गलत था। दूसरा क्या था माल्थस का कि वन ऑफ द मेजर सपोर्टिंग फैक्टर बिहाइंड माल्थस थियरी वाज दैट food production would not be able to keep pace with population growth due to the operation of diminishing return in agriculture। माल्थस ने क्या कहा था कि भाई फूड प्रोडक्शन
पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा, पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में रिटर्न नहीं है, इसीलिए लोग एग्रीकल्चर में उतना मेहनत करेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या, टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो गई, एडवांस हुई है, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने ऐसा तो नहीं है कि उसने पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक दिया और फूड प्रोडक्शन को, लेकिन कुछ हद तक पोस्टपोन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एग्रीकल्चर में जो रिटर्न है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न, तो आज एग्रीकल्चर में रिटर्न तो कम है, किसान को उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना लगा रहा है। लेकिन क्या है कि जो वो माल्थस ने सोचा था कि एकदम एक बेकार रिटर्न मिलेगा, खराब रिटर्न मिलेगा, उस चीज को हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसने इंप्रूव करके पोस्टपोन कर दिया है। यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न फ्यूचर में आ सकता है कि एग्रीकल्चर में, लेकिन अभी वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। सो वो कैसे हुआ, हाई क्वालिटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टॉप ग्रेड मशीनरी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने लगी, ठीक है। अब इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इंडिया में क्या एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे पता होगा जब ये करीब 1960 और 70 के दशक में आया था, जिसमें कि हाई क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब यूज करके गेहूं, ठीक है, वीट और राइस, ये पंजाब में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 और 1970 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था वीट के लिए। और इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी थी, हाई यील्डिंग वेराइटी थी, हाई यील्डिंग सीड्स थे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स था, पानी की व्यवस्था हुई। उससे क्या हुआ कि फार्मिंग का मेथड भी इंप्रूव किया गया और इन्वेंशन करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया, जो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब माल्थस का तीसरा क्रिटिसिज्म क्या था कि माल्थस ने सोचा कि जो फर्टाइल लैंड है यूज फॉर फूड प्रोडक्शन वेयर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, विच इज वाई फूड प्रोडक्शन कैन नेवर राइज फास्टर देन पॉपुलेशन। लेकिन मास्टर ही नेवर टुक अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्शन विथ लीस्ट कंसिडरिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि माल्थस ने सोचा था ना कि जो जाहिर सी बात है जमीन जो है एक तरह से तो लिमिटेड मात्रा में जो उपजाऊ जमीन है, तो माल्थस ने सोचा कि सभी उपजाऊ जमीनों पे प्रोडक्शन होगा तो भाई वो तो लिमिटेड है, तो उस लेकिन पॉपुलेशन तो उससे तो फूड प्रोडक्शन तो एक लिमिटेड में होगा, लेकिन पॉपुलेशन उससे तेजी से बढ़ रही है। लेकिन माल्थस ने ये नहीं सोचा था कि हम और भी फूड के तरीके अपना लेंगे। जैसे कुछ लोग मांसाहारी भी हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड की चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मिल्क हुआ, बकरी हुई, गोट हुई, या फिर आप ऊंट भी कहीं कहीं खाते हैं लोग, ये तो इस तरह की फिश है, इस तरह का भी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसको भी लोग खाते हैं, तो ये भी फूड के लिए काम आएगा। माल्थस ने इसके प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचा, तो माल्थस यहाँ पे फेल हुआ था, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंग्लैंड में क्या कि उसने सोचा कि लैंड की शॉर्टेज है, एग्रीकल्चर तो फूड तो हो नहीं पाएगा पूरी फार्मिंग से, तो इंग्लैंड फेमाइन में चला जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंट्री ने और नेचुरल रिसोर्सेज जो थे कोल, आयरन, इन सब का खोज किया और आगे बढ़ गया। तो माल्थस क्या था, माल्थस made mistake only considering agriculture food production when it comes to the sustaining a population growth। माल्थस ने सोचा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए केवल फूड चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई बहुत अच्छी कंट्री है जो यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत आगे, तो अपने उन सब सामानों को बेच करके वो जहाँ पे कि जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन यहाँ से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से वो खरीद भी सकते हैं फूड, तो ये भी हो सकता है। माल्थस ने ये चीज़ें सोची नहीं थी, ठीक है। तो माल्थस का एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे हो गया। फिर चौथा क्रिटिसिज्म क्या है माल्थस का, कि माल्थस डिड नॉट प्रोवाइड कैलकुलेशन फॉर द अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ द फूड एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। प्रेजेंट डे एक्सपर्ट हैव pointed out that the growth rate in both matter are inconsistent concerning the Malthus prediction। Malthus जो फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन किया था कि फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, लेकिन उसने उसका कोई कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं दिया। फिर पॉपुलेशन के बारे में बताया कि पॉपुलेशन हमारी क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ेगी, लेकिन माल्थस ने क्या किया, उसको
कोई भी उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं दिया, ठीक है। और जब हमारे आज के लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि माल्थस ने जो चीज़ें बताई थी कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, फूड अरिथमेटिक में बढ़ेगा, लेकिन डेटा जो है ऐसा कुछ कहता नहीं है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक मीन में बढ़ी है और फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिक में ही बढ़ा है। हो सकता है फूड प्रोडक्शन कभी कभी और ज़्यादा बढ़ा हो, पॉपुलेशन कम हुई हो। ये सब चीज़ें थी। माल्थस यहाँ इन सब 4 पॉइंटों पे फेल हो गया। तो लेकिन फिर भी माल्थस की थियरी का कुछ इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है माल्थस की थियरी का, हम देखते हैं कि जैसे कि माल्थस क्या कहता है कि ह्यूमन हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिप्रोड्यूस, दिस इज टू मेंटेन फैमिली लीनियज एंड लीगेसी, सो पॉपुलेशन इज बाउंड टू ग्रो रैपिडली इफ बर्थ कंट्रोल मेजर इज नॉट टेकन। माल्थस सही था कि भाई हम लोग यही समझते हैं कि हम अपनी खानदान को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो बाउंड तो है पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, लेकिन अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो फ्यूचर में प्रॉब्लम डाल सकती है, जॉब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, हर तरह से पॉपुलेशन दबाव बना सकती है किसी भी कंट्री पे। तो माल्थस यहाँ पे ओवरऑल सही था। दूसरा माल्थस क्या था कि माल्थस ने जो पॉजिटिव चेक्स की बात की थी उस वो कुछ सर्टेन उस तक सही है। और जो आज भी हिस्ट्री ने जो बताया है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की नेचुरल कैलामिटी से वो डिक्रीज भी हुई है। 1000 उसमें नेचुरल कैलामिटीज में मरे भी हैं, जैसे वार में, कोरोना में। इसको देख लीजिए, जो पॉजिटिव चेक्स की माल्थस ने बात की थी वो कुछ हद तक सही भी निकली है। सो ये रहा माल्थस की थियरी ओवरऑल एक तरह से। और माल्थस जो था कि माल्थस के जो पॉइंट्स थे ना वो कुछ हद तक वैलिड थे, ठीक है, सर्टेन एक्सटेंट तक। आजकल लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो है ना मॉडर्न टाइप के, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि मॉडर्न थियरी जो माल्थस की थियरी है रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ वो पार्शियली ट्रू है और नो वन कैन डिनाई दैट। माल्थस ने जो फूड प्रोडक्शन की बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की, जो पॉजिटिव चेक्स की बात की, ठीक है, तो इन सब की जो बात की है ना वो कुछ हद तक आज भी सही है। आप भी सोच के देखेंगे तो कुछ हद तक सही है। लेकिन जो माल्थस का जो चारों पॉइंट में क्रिटिसिज्म मैंने बताया वो भी कुछ हद तक सही है, ठीक है। माल्थस ने, क्योंकि वो आज 2022 चल रहा है, वो 1700 के समय में उसने वो चीजें खोजी थी, बताया था। तो बहुत डिफरेंसेज है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चली गई, मेडिकल साइंस, एजुकेशन, हर चीज बहुत एडवांस हो गया। तो माल्थस इन सब चीजों का प्रेडिक्शन नहीं रखता था उस समय के हिसाब से, तो इसलिए ऐसा हुआ था माल्थस के साथ, ठीक है। सो ये रहा माल्थस की थियरी। इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। और डेमोग्राफी ट्रांजिशन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या किया, वारेन एस थॉमसन ने 1929 में दिया था, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने इसका क्या किया था कि जो बर्थ है, डेथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका ट्रेंड निकाला। कब कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, स्पेशली यूरोप में, ठीक है। अब इसका क्या है कि डेमोग्राफिक जो है, द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज बिगिन फॉर मोस्ट पार्ट इन द लेट 18 सेंचुरी। सही बात है, जब एक्चुअली में रिवोल्यूशन आया ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उस समय इंडस्ट्री जब बढ़ी और उसके पहले की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, उस समय की पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत असमानता थी। तो जब उसके पैटर्न को देखा गया तो उससे पता चला कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि डेमोग्रेसी का ट्रांजिशन हो रहा है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर एनालाइजिंग वेस्टर्न पॉपुलेशन, after analyzing western population have changed over time, one pattern was discovered that indicate there was a connection between population growth and economic development of a country। कुल मिला के जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद जब ट्रेंड देखा गया पॉपुलेशन ग्रोथ में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो देश जो ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो हुए वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम रही, ठीक। वो देश जो कम ग्रो कर रहे थे सबसे, उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। वो देश जो मिडिल में आ रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो बहुत ज़्यादा तेज डेवलप नहीं थे या बहुत डेवलप हो रहे थे, जैसे इंडिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बीच की थी, ठीक है, ना बहुत तेज थी ना बहुत धीमी थी, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है। तो countries, it was observed that in the countries with high standard of living, population grow at a slow rate, like USA, Japan, or country the low standard of living, population grow more rapidly, ठीक है। तो यही है एक तरह से, ये क्या हुआ भाई, इकोनॉमी के ट्रांजिशन हुआ। इकोनॉमी पहले कम ग्रो कर रही थी, फास्ट ग्रो करने लगी, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो क्या हुआ, अब कम ग्रो कर रही है, तो अब
कम हाई ग्रोथ से पॉपुलेशन कम ग्रो की ओर आई, तो ये ट्रांजिशन हुआ ना, बदलाव हुआ ना, यही है डेमोग्राफी ट्रांजिशन कुल मिला के, ठीक है। दिस डिस्कवरी रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते क्या, अ सीरीज ऑफ स्टेट दैट कंट्री गोज थ्रू व्हेन ट्रांजिटिंग फ्रॉम नॉन इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल। कुल मिला के आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि वो कंट्री जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है उस समय की पॉपुलेशन, और जब उस कंट्री में इंडस्ट्री आ जाती हैं वो बहुत तेज ग्रो करने लगता है, तो उस समय की पॉपुलेशन में अंतर होता है। जब इंडस्ट्री नॉन इंडस्ट्रियलाइज होती है तो उस समय पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन जब इंडस्ट्री हाईली इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है तो वहाँ की पॉपुलेशन कम ग्रो करती है। तो कम हाई ग्रोथ से कम ग्रोथ पॉपुलेशन की वो मूव करती है कब कंट्री, जब कंट्री डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं पॉपुलेशन में, ठीक। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिफर टू ए पॉपुलेशन साइकिल होती है एक्चुअली में, दैट बिगिंस विद ए फॉल इन द डेथ रेट, कंटिन्यू विद ए फेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंक्लूडेड विद ए डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। ये किसने कहा था, इजी डोलान ने कहा था, ठीक है। इजी डोलान ने ये चीज कही थी, उन्होंने पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये इस तरह की परिभाषा दी थी कि भाई ये एक साइकिल है, ठीक है, कि सबसे पहले कंट्री में पॉपुलेशन बर्थ रेट ज़्यादा है, फिर जब वो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ पे बर्थ रेट कम हो जाती है, बर्थ रेट कम होती है, लेकिन अब इकोनॉमी अच्छी होती है तो अब डेथ रेट भी कम होती है, लेकिन डेथ रेट कम हो जाती है तब भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। लेकिन अब ये भी होता है कि पॉपुलेशन एकदम ही कुछ समय बाद कम हो जाती है, डेथ रेट हाई हो जाती है, जैसे जापान के केस में। तो ये फिर क्या होता है, फिर अब चूंकि चाइना की भी पॉपुलेशन सुनने में न्यूज में आपको आ रहा होगा कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, ठीक है, उनकी पॉलिसी जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की थी, ठीक है। जापान में सुनने में आ रहा है कि निगेटिव ग्रोथ में, यानी कि डेथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अब चूंकि जापान तो बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप कंट्री है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव में चली गई। लेकिन अब जापान को ये फील हो रहा है कि हमें पॉपुलेशन ग्रो करनी पड़ेगी, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, बाहर से लाने से अच्छा हम अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करें। तो अब पॉपुलेशन क्या होगी, फिर ग्रो करने लगेगी जापान की। तो ये एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। इसी को डेमोग्राफिक साइकिल जो बनती है, इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, कि कम बर्थ रेट से हाई बर्थ रेट पे जाना, फिर कम बर्थ रेट पे आना, फिर ये जो है ये सब चीजें क्या है, एक साइकिल बनाती है, ठीक। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या करती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि डेमोग्राफिक थियरी में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करते हैं कि भाई कोई कंट्री जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, या जैसे कि इंडिया है तो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ एज कंपेयर टू जो हाईली डेवलप कंट्री है जहां पे कि डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे जापान, तो उसके कंपेयर में ज्यादा है। लेकिन वो कंट्री जहां पे कम डेवलपमेंट हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया, वहां पे जब पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीजें अब इसको डिस्कस करते हैं हम एक्चुअली में डेमोग्राफिक थ्योरी में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रिलेशन होता है। इट डिस्कस अबाउट द चेंजेज इन द बर्थ रेट, किसमें, चेंजेज इन द बर्थ रेट and the death rate, consequently growth rate of the population in assonance with the process of growth and development, ठीक। it also used to describe the predict the future population of any area। तो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के बेसिस पे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन किसी भी एरिया में किसी भी कंट्री की बता सकते हैं, इसका इसीलिए स्टडी किया जाता है। एक स्टडी इसलिए किया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या संबंध है, ठीक, बर्थ रेट डेथ रेट में क्या संबंध है, ये सब चीज़ों के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में स्टडी किया जाता है। ये भी थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से समझिए, ठीक। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। द थियरी टेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ इन अ सोसाइटी, प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि कोई सोसाइटी जो है, कोई सोसाइटी क्या है, इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट है, कम डेवलप है, ठीक है। तो वहां पे सबसे इनिशियली में जानते हैं क्या होगा, और वो खेती पे आधारित है, कृषि पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे आधारित है सोसाइटी। जैसे कि इंडिया बहुत पहले, आज के अंग्रेजों के जमाने से पहले भी हुआ करता था। तो उस समय क्या होगा, उस समय
कि उस समय बर्थ रेट, उस समय बर्थ रेट, उस समय डेथ रेट, उस ये सब बहुत ज़्यादा होंगी। क्या होंगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। ठीक। और सोसाइटी क्या होगी? इलिटरेट होगी, कम पढ़ी लिखी होगी। ठीक है, सोसाइटी क्या होगी? इलिटरेट होगी। ठीक, इलिटरेट होगी सोसाइटी। ठीक, क्या होगी? इलिटरेट होगी सोसाइटी। इलिटरेट होगी उस समय इनिशियली सोसाइटी, जैसे इंडिया के केस में इलिटरेट होगी। ये सब तीनों मिला के हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट और इलिटरेट सोसाइटी और एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी होगी। और क्या होगी? एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी होगी, जहाँ पे कि बर्थ जब यानी कि जब सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड होगी और इलिटरेट होगी, जहाँ पे पढ़े लिखे की संख्या कम होगी, तो वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा लोग मर भी रहे होंगे, ज़्यादा लोग पैदा भी हो रहेंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी सोसाइटी क्या होगी? लिटरेट होती जाती होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो इंडस्ट्री की होती जाएगी, अर्बनाइज हो जाएगी, रूरल से चेंज होकर अर्बन हो जाएगी, सिटीज बनेंगी बड़ी बड़ी, तो पॉपुलेशन डेथ रेट भी कम होगी और बर्थ रेट भी कम होगी। ठीक है, तो ये तो इसी को पूरा ओवरऑल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं कि रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी यानी कि कृषि आधारित सोसाइटी से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब होता है, तो वहां पे डेथ रेट भी कम हो जाता है, बर्थ रेट भी कम हो जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कुल मिला के यही कहता है। ठीक है, अब इसका एक्चुअली में 3 स्टेज होती है। तो ये जो तीनों स्टेज है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की, कि 3 स्टेज हमको बताया गया है, और कहीं कहीं पे 4 स्टेज भी होती है, 5 स्टेज भी होती है, कुछ जगह बताया गया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी में 3 स्टेज का ही दिया गया है। सो मैं आपको 3 स्टेज ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं पहली स्टेज में हम देखते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये क्रूड बर्थ रेट है या क्रूड डेथ रेट है। ये मैं आपको पहले कुछ पिछले वाले लेक्चर में क्रूड बर्थ रेट सीबीआर और सीडीआर, सीबीआर का मतलब क्या हो गया? क्रूड, CRUD, क्रूड बर्थ 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 रेट, उसी तरह से क्रूड डेथ डेथ रेट। तो सीबीआर सीडीआर का मतलब आपको समझ में आ गया, उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। पिछले लेक्चरों में जब देखोगे, जब मैंने पॉपुलेशन शुरू किया है, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि मैंने सीबीआर सीडीआर के बारे में बताया है। तो ये कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इधर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट को इस लाइन पे दिखाया गया है। इधर पे क्या है? टाइम के साथ, कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, कि सन 1770 में, सन 1900 में, सन 1800 में, आज 2000 है, तो इसमें जो टाइम ऐसे बढ़ते आए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ता गया है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया है। पहले इंडिया इतना अमीर नहीं था, आज इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं, इंडिया अमीर भी है। ठीक है, तो पहले के कंपेयर में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का अब बहुत ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू पहले की तुलना में। तो अब पहले की तुलना में जो पॉपुलेशन है आज है, पॉपुलेशन पहले कैसे बढ़ी है, आज कैसे बढ़ रही, पहले डेथ रेट क्या थी, आज के क्या डेथ रेट है, इसका ये अध्ययन करते हैं इस ग्राफ से, इस स्टेज से। तो स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जैसे कि आप बांग्लादेश का एग्जांपल दे दीजिए, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स का एग्जांपल दे दिए। रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स अमेजन के जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था कि अब ये है स्टेज 1 में, यानी कि बर्थ रेट क्या है हमारी 35 तक समझ लीजिए, यहाँ पे है बांग्लादेश की। लेकिन अब जब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो इस टाइम में हम देख लीजिए, यानी कि आज के समय में बांग्लादेश की बर्थ रेट 35 है। इस स्टेज में खड़ा है बांग्लादेश, आज यहाँ पे स्टेज में खड़ा है। अब जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ की बर्थ रेट क्या हो रही? घट रही है। यहाँ क्या हो रही है? बर्थ रेट घट रही है। ये बर्थ रेट है यहाँ पे, और ये डेथ रेट। तो बर्थ रेट भी घट रही है यहाँ से आ गई। अब देखिए यहाँ पे आ गई बर्थ रेट, यहाँ पे क्या बर्थ रेट डेथ रेट 15 है। तो जैसे अब टाइम पास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो कंट्री ज्यादा डेवलप है, जैसे कि श्रीलंका है, पेरू है, पेरू इस पे खड़ा है, श्रीलंका भी यहाँ पे खड़ा है, यानी कि श्रीलंका की डेथ रेट बर्थ रेट 15 के आसपास है। ठीक है, लेकिन पेरू की जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, श्रीलंका पेरू का कम हुआ है, श्रीलंका का ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। ये जो स्टेज 2 है,
एक्सपैंडिंग है, एक्चुअली में एक्सपैंडिंग है। इसको क्या कहते हैं? एक्सपैंडिंग कहते हैं। स्टेज सेकेंड को एक्सपैंडिंग कहते हैं। और जो ये स्टेज है, स्टेज वन है, स्टेज क्या है? स्टेज वन है, इसको ये क्या है? ये हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज है, ठीक है। स्टेज टू क्या है? यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ये एक्सपैंडिंग है कुल मिला के। आप देखिए यहाँ पे अब, और पॉपुलेशन क्या है? जैसे जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट बढ़ रही है, वैसे वैसे डेथ रेट भी कम हो रही है। तो पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो न्यूट्रल में जा रही है, न्यूट्रल डायरेक्शन में जा रही है। धीरे धीरे क्या रहे, दोनों ही बराबर हो गई, 15-15 पे हो गई, ठीक है। अब लेकिन अब जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो जो हाईली डेवलप कंट्री जैसे कनाडा, जापान, यूएसए का देखेंगे तो उसमें वो स्टेज थर्ड में, स्टेज थर्ड में क्या लो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि वहां पे जो डेथ रेट है या बर्थ रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करती, एक कांस्टेंट रेट से चलती है। इट मींस कि तीसरे स्टेज में जनसंख्या क्या होगी? बहुत धीमे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि लोग कम पैदा होंगे और लोग कम मरेंगे। वहाँ पे फ्लक्चुएशन डेथ रेट और बर्थ रेट में बहुत कम होगा। लेकिन सेकेंड स्टेज में जो फ्लक्चुएशन है वो एक्सपैंडिंग होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो डेथ रेट कम होगी, लेकिन बर्थ रेट थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू स्टेज वन। तो आप अब इसे समझिए कि अब जो आज के कंपैरिजन में, आज यूएसए, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीन का कंपैरिजन हम करते हैं, तो बांग्लादेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया से पीछे है, लेकिन यूएसए इंडिया से आगे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो मैं स्टेज जो बांग्लादेश कहाँ पे आ जाएगा? स्टेज वन में आ जाएगा। स्टेज वन में आने का मतलब है कि उसकी बर्थ रेट ज़्यादा होगी और कोई और क्या होगा? डेथ रेट भी ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया का क्या होगा? इंडिया की बर्थ रेट और इंडिया की डेथ रेट, इंडिया की बर्थ रेट और इंडिया की डेथ रेट, इंडिया की बर्थ रेट डेथ रेट दोनों जो है एक मिडिल में होगी, न बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगी न बर्थ रेट बहुत कम होगी, और डेथ रेट कम होगी, लेकिन डेथ रेट अमेरिका की तुलना में कम नहीं होगी और बर्थ रेट अमेरिका की तुलना में कम नहीं होगी, ठीक है। तो इंडिया मिडिल में होगा, यानी कि एक्सपैंड कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो आज देख लीजिए इंडिया की जनसंख्या एज कंपेरिजन टू बांग्लादेश तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका और बांग्लादेश से कम बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा बढ़ रही है, बीच में है। क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मिडिल में आता है, ठीक है, अमेरिका और यूएसए एंड बांग्लादेश के, ठीक है। तो यानी कि आप सिंपल ये समझिए कि जो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलप्ड हो चुके हैं वहां पे बर्थ रेट डेथ रेट एकदम स्थिर होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन वहां पे कम होगा, ठीक है। लेकिन जो कंट्री तेजी से बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन रही है जैसे कि इंडिया है, तो वहां पे डेथ रेट और बर्थ रेट वो एक्सपैंड कर रहा होगा और एक न्यूट्रल लेवल पे आ रहा होगा। लेकिन जो कंट्री जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी पीछे हैं वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज कहता है कि स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे हम पॉपुलेशन को अध्ययन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप जैसे आपको कह दे कि ये कंट्री सबसे कम डेवलपमेंट में है, तो आप सिंपल सा ये समझिएगा कि वहां पे पॉपुलेशन में डेथ रेट बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगी। आपको कोई कह दे कि ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे जो एक्सपैंडिंग हो रहा है पॉपुलेशन स्टेज टू में है, ठीक है। वो कहाँ पे? स्टेज टू में है। कहाँ पे? स्टेज टू में आएगा। जैसे कि इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो वहां पे स्टेज टू में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? स्टेज टू में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डेवलप कंट्री है जैसे कि यूएसए है, जापान है, हाँ, तो वहां पे जो हाईली एकदम ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेज थ्री में आ चुकी है, डेमोग्राफिक के स्टेज थ्री में आ चुकी है। और वो स्टेज थ्री में क्या हो रहा है उसका? वहां पे एकदम मृत्यु दर और बर्थ रेट दोनों ही स्टेबल हो चुकी हैं, एकदम स्टेबल हो चुकी हैं। न बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और डेथ रेट भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि वहां पे हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी होगी, और पीपुल क्या हो गए? प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मोर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है।
डेथ ड्यू टू एपिडेमिक, चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं फर्स्ट स्टेज में, तो वहाँ एपिडेमिक से डेथ भी ज़्यादा हो रही होगी। और फूड सप्लाई कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ शुरू में तो स्लो है, ठीक है। मोस्ट पीपल क्या होंगे स्टेज 1 में, एग्रीकल्चर में होंगे। स्टेज 1 में कोई कंट्री स्टेज 1 में है पॉपुलेशन की, जहाँ पे अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा शुरू हुआ है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में होंगे लोग, और वहाँ पे फैमिली बड़ी होगी, ठीक है। और वही फैमिली ही एसेट होगी, और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होगी। तो ये सब जो है ना स्टेज 1 की खासियत है। स्टेज 1 की क्या खासियत है? स्टेज 1 की यही खासियत है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम कर रहे होंगे। क्या काम कर रहे होंगे? एग्रीकल्चर का काम कर रहे होंगे। वहाँ पे फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी। फर्स्ट स्टेज की खासियत है, सबसे खासियत है कि फर्टिलिटी ज़्यादा है, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है। और वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी शुरुआत में जो एकदम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एकदम पीछे है, वहाँ पे तो स्लो होगी, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होगी। और वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ के लोगों की लार्ज फैमिली होगी, और फैमिली ही एसेट होगी, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की लो होगी, और मोस्टली पीपल कम पढ़े लिखे होंगे, इलिटरेट होंगे, और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी का लेवल होगा वो कम होगा। ये इस फर्स्ट स्टेज में होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के फर्स्ट स्टेज में होगा। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कहती है। अब 200 ईयर एगो ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन दिस स्टेज। आज से 2 साल पहले ना सभी कंट्रीज इसी स्टेज में थी, लेकिन कुछ कंट्रीज थर्ड स्टेज में पहुंच गई हैं, जैसे कि यूएसए, जापान। कुछ कंट्रीज सेकेंड स्टेज में, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया हो गया, इवन चाइना हो गया, ठीक है। तो ये सर, अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में इनिशियली बिगनिंग में सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी तो हाई होती है, यानी कि बर्थ रेट हाई होती है। जैसे इंडिया ना आज के 10 साल पहले ना, यहाँ की जो बर्थ रेट थी आज के कंपेरिजन में और ज़्यादा थी, इवन डेथ रेट भी ज़्यादा थी। लेकिन आज इंडिया और डेवलप कर गया है, तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन बट डिक्लाइन विथ टाइम, जैसे इंडिया के केस में। अब एकम्पनीड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट कम हो गई, और इम्प्रूव्ड क्या हुआ? इम्प्रूव्ड इन सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी डिक्लाइन का मतलब क्या? डेथ रेट में कमी आ गई। बिकॉज ऑफ दिस द नेट गैप एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। अब जो पॉपुलेशन एडिशन का जो गैप है ना, वो और बढ़ गया, ठीक। तो दूसरे स्टेज में तो ये हो गया कि डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट थोड़ी बढ़ गई, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है उससे कम बढ़ी, ठीक है। रिमिटेलिटी हाई हो गई, और थोड़ी सी क्या सोसाइटी में ना लिटरेसी बढ़ रही है। कुल मिला के सेकेंड स्टेज पहले स्टेज का एडवांस स्टेज है। तो पहले स्टेज में ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग थे, इलिटरेट थे, तो अब पढ़े लिखों की संख्या थोड़ी बढ़ गई होगी, आप समझ लीजिए। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर में पहले स्टेज में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो सेकेंड स्टेज में थोड़े और कम हो गई होगी वो जनसंख्या। इस तरह से है, समझ लीजिए कि मिडिल में आता है। और लास्ट स्टेज में क्या हो गया? लास्ट स्टेज में कि फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कर बहुत कम हो गई, और ग्रोथ रेट स्टेबल हो गई, ठीक है, स्टेबल हो गई। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेकेंड स्टेज है, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज के बीच की बात हो गई। दूसरे स्टेज में क्या हो गया कि ठीक पहले स्टेज की एक समझ लीजिए कि उल्टा हो गया। पहले स्टेज में एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, अब लोग तीसरे स्टेज में इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, आप स्लाइड पे मत जाइए, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। तीसरे स्टेज में इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहले स्टेज में एग्रीकल्चर पे। तीसरे स्टेज में हेल्थ सैनिटेशन, इसकी ये बढ़ गया, इसकी कवरेज बढ़ गई, तो लोगों की डेथ रेट कम हो गई, यानी कि पहले स्टेज में डेथ रेट ज़्यादा थी, तीसरे स्टेज में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। और तो यानी कि पहले स्टेज में लोग कम पढ़े लिखे थे, ठीक। ये पीछे पहले स्टेज में डेथ रेट ज़्यादा थी, तीसरे स्टेज में डेथ रेट कम हो गई। पहले स्टेज में डेथ रेट बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तीसरे स्टेज में बर्थ रेट स्टेबल हो गई, समझ रहे? तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि सोसाइटी क्या रही, पहले स्टेज से तीसरे स्टेज में बढ़ते बढ़ते अर्बनाइज हो जा रही है, तीसरे स्टेज में लिटरेट हो जा रही है, हाईली टेक्निकल हो जा रही है। तीसरे स्टेज में तो कम टेक्निकल थी, और जो फैमिली साइज है, फैमिली साइज भी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। आज देख लीजिए ना, जहां पे ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, आप आज छोटी फैमिली में लोग विश्वास रखते हैं। दिस सो ह्यूमन बीइंग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्री एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो इंडिया, आप इंडिया का जैसे है,
तो आप इंडिया को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कहाँ पे रखेंगे? सेकेंड स्टेज में रखेंगे। इंडिया आज एक तरह से सेकेंड स्टेज में है, ठीक है। इंडिया कहाँ पे? सेकेंड स्टेज में है। यूएसए कहाँ पे होगा? यूएसए कहाँ पे होगा? फर्स्ट स्टेज में होगा। यूएसए कहाँ पे होगा? फर्स्ट स्टेज में होगा, ठीक है। यूएसए फर्स्ट। अब रवांडा कहाँ पे होगा? पाकिस्तान कहाँ पे होगा? पीएके कहाँ पे होगा? पीएके कहाँ पे होगा? ये भी फर्स्ट स्टेज में ही होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम है, लोग इंडस्ट्री में कम भाग लेते हैं। एज यहाँ पे इंडस्ट्री में कम भाग ले रहे हैं लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम है, डेथ रेट हाई है क्योंकि मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ये सब लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये है। तो इंडिया मिडिल में है। यहाँ पे पढ़े लिखे की संख्या सभी लोग तो एकदम 100% तो नहीं है, लेकिन 100 उसके करीब में है। अब 80% के करीब में, समझ लीजिए कि 80-90% के करीब में पहुंच गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई, आगे निकल गई है। लोग डेथ रेट भी कम हो गई क्योंकि मेडिकल सुविधा भी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो कुल मिला के ये जो डेमोग्राफिक थियरी मेन यही चीजें हैं। तो इसका, लेकिन इसका कुल क्रिटिसिज्म होगा कि इसकी कुछ कमियां थी डेमोग्राफिक। ऐसा तो नहीं कोई थियरी एकदम परफेक्ट हो। तो पहली कमी क्या थी? थियरी मियरली बेस्ड अपॉन द इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ये ना ऑब्जर्वेशन से अमेरिका, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के एक्सपीरियंस को लेके लागू थ्योरी बना दी गई। भाई थ्योरी ऐसा जरूरी नहीं कि वही थ्योरी हर देश पे लागू हो, भारत पे भी हो, पाकिस्तान पे भी लागू हो, रवांडा पे भी लागू हो, या मिडिल ईस्ट की कोई अरब कंट्रीज पे लागू हो, नहीं। तो ये बेसिकली थ्योरी अमेरिका, यूरोप और हाईली डेवलप कंट्री के बेस पे बनाया गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी कमी क्या थी कि नाइदर प्रिडिक्टिव नार इट स्टेज आर सेगमेंटल एंड इनविटेबल। बेसिकली क्या है ना कि कई कंट्री कई स्टेज से गुजर रही हैं, और कुछ आज डेमोग्राफिक थियरी एनसीईआरटी में तो 3 स्टेज में दिया गया। बेसिक 3 स्टेज है, बेसिक सबसे 3 स्टेज है। आप अगर बेसिक जाओगे, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में बेसिक दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे 5 स्टेज तक भी लोग एनसीईआरटी, कुछ साइंटिस्टों ने 5 स्टेज तक इसका डिस्कशन किया है। तो इसमें कोई स्टेज फिक्स नहीं है, तो ये समझ लीजिए। और तीसरी कमी क्या है कि रोल ऑफ मैन टेक्निकल इनोवेशन कैन नॉट बी अंडर, क्या है, अंडर रेटेड, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विच कैन अरेस्ट द रेट ऑफ मोर्टेलिटी। बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको अंडर वेट किया, ठीक है, जिससे कि हम जो मेडिसिन के फील्ड में खास करके, जिससे कि हम जो बर्थ रेट, डेथ रेट है उसको कम कर सकें, ठीक। और चौथा क्या पॉइंट है? चौथा पॉइंट ये है कि नाइदर does it provide a fundamental explanation of the process of fertility decline, nor does it identify the critical variable involved in it। यानी कि जो डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, फर्टिलिटी या फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही, बर्थ रेट डिक्लाइन हो, बर्थ रेट डिक्लाइन होने का मतलब कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो इसका कोई स्पेशल फैक्टर, क्या रीजन है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताती है एक थियरी, ठीक है। अब पांचवा पे देखते हैं। पांचवा क्या है? डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम फॉर कंट्री टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। अब ये थियरी ये भी नहीं बताती कि जैसे इंडिया है सेकेंड स्टेज में है, तो वो थर्ड स्टेज में कब पहुंच जाएगा। जैसे पाकिस्तान पहले स्टेज में है डेमोग्राफिक थियरी के ट्रांजिशन के, तो वो तीसरे स्टेज या दूसरे स्टेज में कब पहुंच जाएगा, ये थियरी नहीं बता पाती है। अब फाइनली पांचवा छठा क्या है कि इट डज नॉट होल्ड गुड for the developing countries of the world which have recently experienced unprecedented growth in population due to the drastic decline in the death rate। जाहिर सी बात है कि मेडिकल कंडीशन जैसे इंडिया है, वहां पे हाईली डेवलपिंग कंट्री है, हाई बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी हो गई। तो अब बर्थ रेट मान लीजिए भले ठीक है कि बर्थ रेट नहीं बढ़ी, लेकिन डेथ रेट कम हो गई, तो पॉपुलेशन तो और तेजी से इंक्रीज करेगी ना। इसका कोई रीजन नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसी तो ये है 5-6 क्रिटिसिज्म। और लेकिन इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डज प्रोवाइड अ इफेक्टिव पोर्ट्रेयल ऑफ द वर्ल्ड डेमोग्राफिक हिस्ट्री एंड मैक्रो लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। बेसिकली जनरली ये सही है एक तरह से थ्योरी। अगर बहुत जनरलाइज करके देखेंगे तो ये माइक्रो, बहुत ब्रॉड व्यू में जब देखेंगे तो एक तरह से ये थ्योरी सही पिक्चर प्रेजेंट करती है। अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो उसका फ्रेम, टाइम फ्रेम लेकिन गैप होना चाहिए। ये नहीं कि 2-2, 3-3 साल पे, 50 साल, 100 ईयर या 200 ईयर के गैप पे देखेंगे तो ये सही थ्योरी बताती है। फिर इंपेरिकल, दूसरा क्या है? इंपेरिकल जनरलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग डेमोग्राफिक ट्रेंड इन वेस्ट, द ट्रांजिशन प्रोसेस फॉर
और एनी कंट्री कैन इजिली बी अंडरस्टूड। यानी कि हम ना जनरली क्या कर सकते हैं, इस तरह की थियोरी को यूज करके ये बता सकते हैं कि एक तरह से जो डेमोग्राफी का ट्रांजिशन हो रहा है, इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप कर रही है, तो डेथ रेट कैसे घट रही है, बर्थ रेट कैसे बढ़ रही है। डेथ रेट घटी, बर्थ रेट बढ़ी, तो पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज करा, लेकिन पॉपुलेशन कुछ हद कब जाके स्थिर होगा। ये एक तरह से कुछ इंडिकेशन तो ये थियरी बता ही देगी। ठीक, तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंस। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में डिस्कस किया। पहला डिस्कशन था माल्थस की जो पॉपुलेशन की थियरी थी, माल्थस का व्यू था पॉपुलेशन पे, उसको डिस्कस किया। और बाकी जो भी आपको इसमें डाउट है या समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और सब बीच में शेयर करिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी और भी मोटिवेशन हो कि हम और भी लेक्चर बना सकें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए। मैं भी भगवान से यही प्रे करूंगा कि आप अच्छी से पढ़ाई करें, फोकस होकर पढ़ाई करें, और आप अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पहुंचें, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। जो भी सोचते हैं आईएएस बनना, पीसीएस बनना, या आईपीएस ऑफिसर बनना, या जो भी, आप श्योर बने, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने लक्ष्य से ध्यान